Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। थैंक यू सोनू। At the stock markets, Sensex loses 112 points, Nifty sheds 24 points. Domestic air passenger traffic jumps 67% in October to over 87 lakh. And India says that global action on climate change contingent upon the delivery of timely adequate finance. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 112 अंक गिरा, निफ्टी में 24 अंकों का नुकसान हुआ दर्ज। घरेलू विमान यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 67% उछाल दर्ज कर 87 लाख से ऊपर पहुंच गई। और भारत ने कहा कि वायु जल परिवर्तन के लिए समाधान के वैश्विक कदम समयबद्ध पर्याप्त वित्त की उपलब्धता पर निर्भर है। शेयर बाजारों में शुरुआती तेजी गंवाते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की मंदी से 112 अंक कम होकर 60,433 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% की गिरावट से 24 अंक टूटकर 18,044 पर बंद हुआ। हालांकि व्यापक बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा और यहां वृद्धि दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock markets, erasing the modest gains of the morning, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended 112 points or 0.2% lower at 60,433 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 24 points or 0.1% to close at 18,044. But the broader market outperformed the Sensex and the BSE Mid-Cap Index climbed 0.8% and the Small Cap Index rose 0.7%. Sectorally on the BSE, the Industrial Index climbed 1.4%. The Capital Goods Index advanced 1.1%. The Auto Index added 1%. Oil and Gas Index rose 0.9%. Energy Index gained 0.8%. Telecom Index moved up 0.7% and the Consumer Discretionary Index ended 0.6% higher. Among the declining indices, Metal Index lost 0.9%, Finance and the Consumer Durables Index fell 0.5% each, and the FMCG and the BankX shed 0.3% each. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 74 रुपए 4 पैसे दर्ज हुई। सुषमा जी, आज हालांकि बाजार में हल्की गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और कल हमने लगभग 500 अंकों की तेजी देखी। तो बाजार के जो मूड है उसको कैसी देखते हैं आप? क्या फैक्टर्स आपको लगता है अभी हावी हैं बाजार पे? देखिए, आपने ठीक कहा। हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है। मार्केट इसको कह सकते हैं कि फ्लैट रही या साइडवेज मूव किया और मेरे ख्याल में जो मोमेंटम दिवाली के बाद से शुरू है वो चल ही रहा है अभी। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी नेट सेलर्स हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कई क्षेत्र में बहुत अच्छी ये मूवमेंट आ रही है। एक तो ऑटो क्षेत्र में है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, और ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो आज के जो आंकड़े आए हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के, उसका जो असर है मार्केट के ऊपर वो हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा सा धीमी रहा है, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट जैसे आपने कहा वो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्यूज का हुआ है, क्योंकि फेडरल रिजर्व अभी डविश स्टैंस उसका चल रहा है और अच्छी खबरें आ रही है वहां से, अमेरिका से।
तो अगर हम यूएस फेड की बात करें, जैसा आपने कहा कि उनका स्टैंड दबिश है, कमेंट्री जरूर दबिश रही, लेकिन उन्होंने अब एक डेफिनेट टाइमलाइन दे दी है टेपरिंग की, बॉन्ड परचेजेस को, जो बहुत टाइम से हम टेपरिंग की बात कर रहे थे। तो आपको लगता है टैंट्रम विल फॉलो? अभी ऐसा है कि जो लेटेस्ट जो बात की है फेडरल रिजर्व चेयरमैन, उसने कहा कि अभी जो इंटरेस्ट रेट्स की बात है उसको हम आराम से धीरे से देखते हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट डेटा आने दो, इन्फ्लेशन डेटा आने दो, और आराम से इसको देखेंगे टेपर टैंट्रम को। तो हालांकि उन्होंने, जैसे आपने कहा, टाइमलाइन दिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम सोच समझ के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, इसके बारे में सोचेंगे कि कब शुरू करें। टेपर टैंट्रम जरूर होगा, वो तो होगा, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी संख्या में लिक्विडिटी को कम करेंगे विश्व भर में तो उसका असर तो होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा मजबूत है और इससे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था। You were just we just discussed the fact that there is going to be a temper tantrum. Yes. But do you think what happened in the market today, Indian markets we specifically talk about, that is also a bit of a reaction to, the US Fed still not coming out with, when it's going to start, when it's going to make a change in the interest rates. And so the investors are a little skeptical about the whole inflation, how is it, which way it turns. So you think the markets are reacting to that? No, I don't think so really. I think that this is, just a little pause. The bullish trend, the broad trends are very clear. They're very positive. There's upward trend. As you yourself have reported, broadly the market is moving in an upward trend. So, no, I don't think that the market is very worried about that, because the US Fed has given clear indications that they are going to take their time about things. And as I pointed out, our economic scenario is much better than it was at the time of the last taper tantrum. We have $600 billion plus of foreign exchange reserves, as compared to $275 billion at that time. And we are, obviously, it's not likely that you're going to see a complete crash of the rupee. You are going to find that things are going to be done and in a better fashion, and the markets have factored in a lot of this. So I don't think that we are going to face a very severe impact. Definitely there will be an impact, not that there will not be any impact. Definitely there will be, but I don't think we'll have a disastrous fall as in the past. And overall, if we talk about the Indian markets now, we have a very good news coming in today, that international investor Mark Mobius, he has said, and I quote, that India is on a 50-year rally. In fact, his company has allocated almost half of its emerging funds, emerging markets funds to India and Taiwan. And that is also to, offset to a certain extent the losses that have been occurring because of China. So you think that overall, again, that is indicating, how much of a confidence the international investors have in Indian economy? I think in this context, we must look at what people are saying, that, the stock markets are disconnected with the reality of the Indian economy. The fact is that the stock markets tend to look ahead. They tend to project the future. And the fact is that foreign institutional investors have been coming in large numbers to this country because as an emerging economy, we have the potential to grow fast. Even though we may have had a big collapse last year because of the pandemic, the potential is there, and that potential, this is what they are betting on. And as you talked about Mark Mobius, they're betting on the long run, the long term, that even if we are going to have some volatility in the short run, in the long run, our fundamentals are good. And in fact, recently, the economic indicators that have come in were very surprisingly much brighter than were expected. For instance, GST collections were not expected to be so high, 1.3 lakh crores in October. Exports have risen by 40%. And similarly, railway freight earnings, electricity consumption, petroleum consumption, it has all risen faster than expected. So let us hope for the best in the coming months. अगर हम डीमैट अकाउंट्स को देखें, कुछ फिगर्स आए हैं कि वित्त वर्ष 2021 में नए अकाउंट्स की संख्या थी 1 करोड़ 42 लाख और 6 महीने में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6 महीने में इट हैज क्रॉस्ड 1.5 करोड़. तो आपको लगता है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं दे हैव सॉर्ट ऑफ मैच्योर्ड और जो एक स्टॉक मार्केट है उसको जो एक सट्टा बाजार का एक मिला हुआ था वो शायद अब खत्म हो गया है एंड लोग ज्यादा एक वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हैं. कैसे देखते
देखते हैं आप इस स्थिति को? आई थिंक सट्टा बाजार का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी देर पहले खत्म हो गया था. हमारे देश में इक्विटी कल्चर काफी अब इट हैज टेकन रूट. और ये जो इस साल में जो हुआ है, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं और जो स्टडीज लोगों ने की है इस फिनोमिनन के बारे में, और वो कह रहे हैं कि ये स्टडीज दिखाती हैं कि ये बहुत यूथफुल इन्वेस्टर्स हैं. ये लोग हैं जो अभी अपना पैसा शायद फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट में डाल रहे थे, लेकिन वहां पर उनको अब उसमें मुनाफा नहीं मिल रहा, अब यहां पर आ रहे हैं और वो इसके बारे में स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानकारी वो इंटरनेट पे जाके कितने जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनको रिसर्च करके उनको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे उन्होंने बहुत राय ली है. और इनफैक्ट जैसे आपने कहा मैच्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो ये जो एक बहुत बड़ी संख्या में नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये विश्व भर में भी है. अगर आप डाउ जोन्स में भी जाएं, वॉल स्ट्रीट में जाएं, वहां पर भी उन्होंने ये देखा, ये फिनोमेना कि इस साल एकदम से बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं स्टॉक मार्केट्स में. सुषमा जी, आपने अभी बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बहुत ग्रीन शूट्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी सॉलिड ग्रीन शूट्स सामने आ रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का अभी भी डर है. आपको लगता है कि जो फ्यूल टैक्स कट किया है सरकार ने, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम की है, और उसके बाद कई स्टेट्स ने भी वैट घटाया है, और जो कुकिंग ऑयल पर भी राहत दी गई है, इससे आपको लगता है कि इन्फ्लेशन में ईजिंग आउट की हम आशा कर सकते हैं? आरबीआई के लिए भी एक बहुत ये अच्छी खबर की तरह देखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल. ये जो एक्साइज ड्यूटी कट्स है, इसका फायदा ये है कि जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन के बारे में, इनके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो रहे थे फ्यूल इन्फ्लेशन के, और फ्यूल के ऊपर जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो उनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है सारे कमोडिटीज के ऊपर. तो ये जो असर हो रहा था अभी तो नहीं हुआ है. अभी सितंबर में 4.65% हुआ है इन्फ्लेशन, थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता जाता अगर ये कटौती नहीं होती, और स्टेट्स की कटौती करने से और भी फायदा होगा. तो आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल में इनफैक्ट मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और कटौती करनी चाहिए, इससे काफी इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ेगा. And in fact, RBI had been, saying the same thing. It had been asking the government to cut down on excise duty on fuel taxes. Yes. So, which is, again, like Sonu just said, it makes things easier for the RBI as well. Absolutely. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ने से पहले करेंसी पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे. कल लगातार छठा दिन था जब रुपए में तेजी आई थी. कल इनफैक्ट 43 पैसे की मजबूती आई थी. आज हालांकि फ्लैट रहा है, लेकिन रुपए में अब जो 74 रुपए के करीब आ गया है, ये कितना सिग्निफिकेंट लगता है आपको? ये तो इसका ये जो रुपए की जो अप्रिसिएशन है, ये इस वजह से है कि जो इतनी अच्छी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और लगता है कि शायद तेल के भी दाम जो विश्व भर में थोड़े से कम हो रहे हैं, हल्के से कम हो रहे हैं, उसका भी असर हो रहा है. लेकिन ज्यादातर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो रोज के रोज एक नई खबर आ रही है, उसका असर है. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% के नुकसान में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.6% की गिरावट थी. लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 0.2% की बढ़त में रहे और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% की वृद्धि में रहा. आर्थिक खबरों में जापान में पिछले महीने आपातकालीन नियंत्रण कम कर दिए जाने और कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट आने के बाद जापान के सेवाओं के क्षेत्र की धारणा से जुड़ा सूचकांक अक्टूबर में लगभग 8 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा. इस बीच चीन के संकटग्रस्त प्रॉपर्टी डेवलपर कायसा ग्रुप होल्डिंग्स ने चीन की सरकार के एक चिंतन समूह, बैंकों और प्रॉपर्टी कंपनियों की बैठक में कहा कि उन्हें निवेशकों, कर्मियों और आपूर्तिकर्ताओं को पेमेंट करने के लिए मदद की जरूरत है. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां प्रमुख सूचकांक दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक 0.1% की बढ़त पर थे और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की वृद्धि थी. आर्थिक खबरों में जर्मनी के सांख्यिकी कार्यालय ने आज कहा कि सितंबर में जर्मनी के निर्यात लगातार दूसरे महीने गिरावट में रहे.
जबकि आयात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जिससे एक और संकेत मिलता है कि सप्लाई चेन में बाधाओं से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जटिल हो गई है। हालांकि इकोनॉमिक रिबाउंड डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ये जो खबरें आई हैं चीन से कि वहां का जो प्रॉपर्टी को रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो संकट था वो और गहरा रहा है, और अब वो एडमिट भी कर रहे हैं। और ये जर्मनी में जो सप्लाई चेन के कारण स्लो डाउन की बात है, कितना आपको ये लगता है चिंताजनक? ये जरूर चिंताजनक है। जो चीन में हो रहा है उसका असर तो खैर वर्ल्ड वाइड होगा, क्योंकि इनकी जो रीपेमेंट्स जो है, डेट रीपेमेंट्स, वो उन्होंने ये कैसा ग्रुप होल्डिंग्स दी, दूसरा जो एवरग्रांड है उन्होंने डेट रीपेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो इसका जो असर है ये वर्ल्ड वाइड होगा। लेकिन शायद मैंने पहले भी कहा है इस प्रोग्राम में कि ये चीन की जो सरकार है वो इतनी कंट्रोलिंग, और हमारी सरकार ऐसे नहीं हो सकती, यूएस की सरकार ऐसे नहीं हो सकती कि इतना आप कंट्रोल करें। तो उनकी नजर में ये जो मामला है, ये क्राइसिस, इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। Sushma ji, as Sonu just read, that, there is in fact also that supply chain disruptions that are complicating the recovery in not just Germany, but a lot of countries over, all over Europe. Do you think, although, of course, Indian markets are not so directly impacted by what happens in the European markets, but do you think overall, in the long run, because we have been seeing this disruption in supply chains and, this scarcity of trained workers, so do you think it's going to have an impact overall at some point? It may have a cascading effect, or it may affect the Indian markets as well? No, I think this supply chain disruptions is something that is affecting us definitely. We talked about automobile sector. That has been very badly impacted by the shortfall in availability of chips. Not only automobile sector, medical devices, even consumer electronics, everything has been impacted. So this supply chain disruption is an issue that has reached our shores, and it is creating an issue. And this government has, of course, tied up with the latest Quad meeting. They have tied up with Australia and the US and Japan to try and set up a kind of a global supply chain for semiconductors. But that is a medium-term or long-term solution. The immediate solution is simply to, we do have a problem, and that will have to be resolved. And definitely, I think in the days going forward, it is going to have an impact on our manufacturing sector. Moving on the Wall Street, the Dow hit a record high yesterday as the passage of a $1 trillion infrastructure bill lifted industrials, materials and other economy-focused sectors, while Tesla fell on top boss Elon Musk's plan to sell about a tenth of his stake. So the Dow Jones Industrial Average rose 104 points or 0.3% to close at 36,432. The S&P 500 gained 4 points to end at 4,702, and the Nasdaq Composite moved up 11 points to close at 15,982. Travel and tourism stocks rallied, led by airlines, as the United States lifted travel restrictions slapped on much of the world since the COVID-19 pandemic began. Advanced Micro Devices jumped 9% after it signed up Meta Platforms as the data center chip customer and announced new supercomputing chips to take on its bigger rival Nvidia. Fed officials on Monday turned their focus towards a debate over interest rate policy that is likely to intensify in the coming months, with one top official saying the conditions for rate hike could be met next year. Sushma ji, overall we're getting good news from US, which is obviously good news for the rest of the world as well. Do you see in the coming days that now with this the $1 trillion infrastructure bill having been passed, the US opening up, air travel again, you think it's going to again, now can we expect more good news and, to be passed on to the other economies as well? Definitely. I think this passage of this bill has been long awaited. The US President had announced it quite a while back. It is also actually seen as a kind of parallel to our own national infrastructure pipeline, which was announced last year. And this also it talks in terms of a huge amount of infrastructure development in the country and a huge amount of infusion of
funds, of capital into this area. So we are also doing this kind of infrastructure development. The US is doing replacement because their infrastructure is aging and therefore they need replacement. So this is of course good news for the entire world, and of course at the same time we have to see what is going to happen about the interest rate policy, which you mentioned at the end, and that is something that everybody is going to be monitoring very, very closely. In fact, आपने पैरेलल की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया जा रहा है अमेरिका में और इंडिया में, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत बड़ी संख्या में जनरेट होंगी. बिल्कुल. तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को वो लोग भी कैश इन करना चाह रहे हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yes, and in India it's the same thing, that it is expected that this infrastructure initiative will create more jobs, because that is an area that we have not yet been able to overcome the problem of jobs which are not adequate in the economy. लेते हैं अगली खबर. एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या वार्षिक आधार पर अक्टूबर में 67% की भारी वृद्धि दर्ज करती हुई 87 से 88 लाख के करीब पहुंच गई. कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बीच त्योहारी सीजन की मांग के बल पर हवाई यातायात में ये वृद्धि हुई. क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी इक्रा के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या 52,70,000 रही थी. इक्रा ने यह भी बताया कि घरेलू विमान कंपनियों ने अक्टूबर 2020 की 49,150 उड़ानों के मुकाबले अक्टूबर में 46% अधिक 72,000 उड़ानों का संचालन किया. कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत ही मजबूत संकेत इसे आप देखेंगी. बिल्कुल. और एविएशन क्षेत्र ये है एक है जिसका बहुत ज्यादा क्राइसिस में था, क्योंकि बिल्कुल लोगों का आना जाना बंद हो गया था पिछले साल. तो हमारे देश में भी और ग्लोबली ऑल्सो एविएशन क्षेत्र ने बहुत बड़े लॉसेस सहे हैं, और हमारे देश में भी सारी जो एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने भी बहुत बड़े लॉसेस किए हैं, उनको लॉसेस हुए हैं. तो आगे देखना है कि कैसे वो रिवाइव करते हैं. और अब एयर इंडिया भी आ जाएगा एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, और उनका भी मार्केट शेयर शायद कम या ज्यादा होना देखना है. सबसे बड़ी कंपनी तो इस वक्त मार्केट शेयर के हिसाब से इंडिगो है, और बाकी स्पाइस जेट और गो एयर वगैरह हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बिल्कुल गिर गई है. सो इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि टूरिज्म भी बढ़ रहा है, रिवाइवल तो बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ रहा है. वो तो बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ रहा होगा, लेकिन ये जो रिवाइवल है, इट इज अ बिग रिलीफ फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री. Moving on, India has said that global action on climate change is contingent on the delivery of timely, adequate finance. It stressed on the need for considerable increase in the scope, scale and speed of climate finance. In its statement at the first high-level ministerial dialogue on climate finance under the CMA at COP26, India said the resources mobilized must be new and additional, climate-specific, with emphasis on public finance. It said the resource flow should be equally available for mitigation and adaptation, considering the importance of adaptation for developing countries. COP21 decision mandates that parties shall, before 2025, set a new collective quantified goal from a floor of $100 billion per year. India said it expects that COP26 would put in place structured process to arrive at an ambitious new collective quantified goal. क्या कहेंगी आप, ये जो डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस के बीच में थोड़ा सा टसल है क्लाइमेट चेंज की फाइनेंसिंग को लेकर, इसका रेजोल्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है कि डेवलपिंग नेशंस के पास पैसा आए, किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे? अब देखिए, जो सबसे ज्यादा एमिशंस वो डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं, और डेवलपिंग वर्ल्ड के बहुत कम हैं, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे एमिशंस कम हो. तो इसमें डेवलप्ड वर्ल्ड को जरूर इसमें द नॉर्थ मस्ट सपोर्ट द साउथ इन दिस. और लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे ख्याल काफी पुरानी है, और इसमें काफी बातचीत होगी. ये सारी क्लाइमेटिक जो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, इसके ऊपर काफी बातचीत होगी, और नेगोशिएशंस काफी टफ होंगी. और अगर ये नहीं होगा तो डेवलपिंग वर्ल्ड कैसे
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा इस चीज के लिए, जो बहुत जरूरी है, जो कार्बन एमिशन के जो गोल्स हैं नेट जीरो। और जो सेटअप करना काफी महंगा होता है, उसमें एक्सपेंडिचर बहुत, ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर तो होगा जी। तो ये इसमें जरूर मदद की जरूरत है, और अगर नॉर्थ इसमें मदद नहीं करेगा तो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेते हैं अगली खबर। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मौजूदा खरीफ विपणन मौसम के दौरान 8 नवंबर तक 209,52,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। ये खरीद चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार में की गई है। इससे तकरीबन 11,57,000 किसानों को लाभ हुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 41,066 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, ये एमएसपी कितना इंपॉर्टेंट है फार्मर्स वेलफेयर के लिए, इसका एनफोर्समेंट? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पैडी के बारे में होता है, और फिर ये रबी में इसका ये वीट के बारे में वीट प्रोक्योरमेंट होती है। तो क्योंकि हमने इतना गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने इतनी प्रोक्योरमेंट की है, तो अभी इस वक्त हमारे देश जो है वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हमारे पास राइस स्टॉक्स बहुत है, वीट स्टॉक्स बहुत है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी इनको संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है। अभी सरकार ने अभी फ्री जो फूड ग्रेन्स दिए हैं कोविड के दौरान, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी। और आगे देखना ये है कि शायद हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल आउटपुट को, कोर्स ग्रेन्स में, एडिबल ऑयल सीड्स में, तो लेकिन दालों में, लेकिन फिर भी एमएसपी और प्रोक्योरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी बिल्कुल बेसिक चीज है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए। Moving to commodities, rising for the third straight session, global crude oil inched towards $84 a barrel today as the U.S. lifting travel restrictions and more signs of a global post-pandemic recovery lifted the demand outlook while supply remained tight. Travelers took off for the United States again yesterday while the passing of U.S. President Joe Biden's infrastructure bill and better than expected Chinese exports helped paint a picture of a recovering global economy. So Brent crude futures rose 50 cents to trade at $83.93 a barrel. U.S. crude futures gained 47 cents to $82.34 a barrel. So, Sushma ji, very brief comment, and oil prices, are increasing and the supply remains very tight. Yes. It's like a, between the devil and the deep sea kind of a situation for most of the economies. Yes. So, the U.S. is now saying that they are looking at other options to try and bring down prices. If OPEC Plus doesn't do that, I think one of the things they are looking at is probably releasing from the American strategic oil reserves, which might help. But OPEC itself is quite determined they are not going to increase output. At least till December, they are not going to increase output, and so therefore we should expect tight availability and higher prices. इनफैक्ट चीन में जो इतने सारी प्रॉब्लम्स है उसके बीच जो एक्सपोर्ट फिगर्स आई हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड, अगर आपको लगता है कि इन सब जो इकोनॉमिक रिबाउंड है उसकी वजह से तेल की डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन थोड़ी एग्रेवेट हो सकती है। एग्रेवेट तो हो ही रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है और अवेलेबिलिटी है नहीं इतना, मतलब जैसे मैंने कहा टाइट अवेलेबिलिटी है तो डिमांड इज नॉट बीइंग मेट, देयरफॉर दाम बढ़ रहे हैं। चलते हैं सोने की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 96 रुपए बढ़कर 48,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 6 रुपए की बढ़त से 64,920 रुपए प्रति किलो पर थी। आपका ब्रीफ सा कमेंट, आगे ट्रेंड क्या रहेगा सोने के प्राइस? अभी सोने का ट्रेंड मेरे ख्याल फ्लैट ही रहेगा क्योंकि जो क्राइसिस था पैंडेमिक उसमें सेफ हेवन ये कमोडिटी थी। अब सिनेरियो अच्छा हो रहा है तो इसलिए दाम कम हो रहे हैं। चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। आप सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए। थैंक यू सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, Sensex loses 112 points, Nifty sheds 24 points. Domestic air passenger traffic jumped 67% in October to over 87 lakh. And India says that global action on climate change is contingent upon the delivery of timely, adequate finance. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.